गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है लाइव सेशन ऑफ प्रथम साइंस एकेडमी एंड दिस इज क्लास +1 एंड सब्जेक्ट इज, क्या है बलराज सब्जेक्ट? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कल परसों ज्वाइन किया था आपने, और परसों हमने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। कल मैं नहीं थी और हस्बैंड ने पढ़ाया आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ा दिया फीचर्स। तो ये आपको प्रीएम्बल वगैरह की डेफिनेशन याद होगी है या दोबारा समझाऊं? होगी? तो बताओ मुझे प्रीएम्बल क्या होता है? क्या क्या दोबारा बोलना बेटा? Dignifies to the ideal justice, equality, secularism, and individual dignity, fraternity, and nationality, and aspiration of the Indian Constitution. Oh, very good. बड़ा अच्छा रट्टा लगा है। ये कहाँ आपने देखा? आपकी बुक में, हर बुक के स्टार्टिंग में कुछ होता है ना? अच्छा, ओके। तो आपने देखा कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा प्रीएम्बल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक है और पीपल्स गवर्नमेंट है। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और ये हमारा लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया था लॉ मेकिंग बॉडी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको क्लियर है। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हो गया, सर ने पढ़ा दिया ये भी। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल कराया? नहीं करवाया। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करवा दिए। लर्न है आपको ये है? सुना दो मुझे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। First function of constitution is they provide a set of rules that allocation accommodations minimal of a society. Second functions of constitution is that they power or to make decisions in the law, and third function of a constitution is that is a limit that which is limits in the dignifies of the constitution, and fourth function of a constitution is that to exercise the government to fulfill the government. नहीं बेटा, याद नहीं है अच्छे से। इसको भी याद सुनाना मुझे दोबारा, है? समझे होगा तुमने इसको दोबारा सुनाना है ना? हाँ, आज हम करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो लेंथीस्ट है, सबसे लंबा है, और दूसरा रिपब्लिक है। ठीक है। अब ये बता रहे हैं ये हमारी इंडिया में रहने वाले हर इंसान की क्या है? आइडेंटिटी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान किसी भी इंसान जो एक देश में रहता है, उसे अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखना चाहिए, अपने आप से भी ऊपर। क्यों? ठीक है। तो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। ठीक है। वो बताती है कि वो कौन से देश का है, उसके देश में कौन कौन से ला है। फंडामेंटल आइडेंटिटी, द पीपल एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। बोलते अगर लोगों की आइडेंटिटी है तो वो किस वजह से है? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर द क्या है बेटा? आर्किंग फ्रेमवर्क विद विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पायरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम्स। बोलते कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है, जो रिटन है, उसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल जो है अपने गोल और अपनी आजादी सेट करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स अथॉरिटेटिव constraints upon what may or may not। बोलते वो हमें रोकता है कि ये नहीं करना है, और हमें अलाउ करता है कि ये करना है। ठीक है, ये है पॉइंट। तो ये हमें बताता है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी। इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट, ये क्या है? लिखा क्या है ये बेटा? इट डिफाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट
trespass. So the constitution also gives one a moral identity. बोलते मॉरल एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ऐसी ऐसी फंडामेंटल वैल्यूज लिखी हुई हैं कि वो हमें बताता है हमारी मॉरल वैल्यूज के मॉरल पता है क्या कोई चीज का कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से सोसाइटी में रहना है, क्या क्या गलत है क्या सही है, इन बातों को समझना समझ मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर नाउ शेयर अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस है। बोलते बहुत सारी इसमें पॉलिटिकल वैल्यूज भी बताई हैं, मॉरल वैल्यूज भी बताई हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग तरीके से पुराने समय से। तो ये क्या है, ये है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। किसी भी देश का जो किसी देश के सिटीजन की आइडेंटिटी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, जो उसमें लॉ बने हैं। नहीं तो समाज में इंसान कुछ भी करे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज वो लिखे ना हो कि ये फॉलो करने हैं। अब हमने करना है मोड, ओके, मोड ऑफ प्रोमulgation, ठीक है। दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, मतलब किस तरह से, क्वेश्चन है कि किस तरह से हमने इसको बनाया या ये कम इनटू इफेक्ट, किस तरह से ये इफेक्टिव हुआ, किस तरह से ये तैयार हुआ, ये है। तो कह रहे हैं दिस रेफर्स टू हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग, who grafted the constitution and how much authority did they have। ठीक है, प्रोमulgation का मतलब समझ गए कि किस तरह से वो तैयार हुआ, कितनी उसने हमें हक दिया हुआ है सभी लोगों को, और कितना समय उसको बनने को लगा और किसने वो बनाया, वो सब कुछ किस में आएगा, अगर आपको आएगा मोड ऑफ प्रोमulgation क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया आपके पास दो। अब है हमारे पास इन मैनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स डिसफंक्शनल। व्हाई? कई कंट्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, लॉज बनाएंगी, लेकिन वो जो है ढंग से फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मिलिट्री लीडर्स जो है उसको ओबे नहीं होने देंगे, वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे या इतने स्ट्रिक्ट उसमें क्या कहते हैं, जैसे अगर हमें पता है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि हमें जो है वो क्या देना पड़ेगा, चालान देना पड़ेगा, हमें पता है। ठीक है, समाज में हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमें अंदर डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये लॉ में सारे लिखा गया है। तो लेकिन अगर मिलिट्री उठाने वाली जो है, मिलिट्री लीडर्स जो है वो खा पी के बैठ जाएंगे तो वो फंक्शन कैसे करेगा? तो मिलिट्री लीडर्स जो है वहाँ ढंग से फंक्शनल नहीं होते, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ढंग से काम नहीं करता है। लीडर्स हु आर नॉट पॉपुलर, और जो लीडर्स है वो कोई गलत होने पे भी कोई जो है स्टेप नहीं उठाते। मान लो मेरा एरिया है, मैं मानती हूँ कि मैं यहाँ की लीडर हूँ और मेरे यहाँ गलत हो रहा है और मैं उसके लिए कुछ स्टेप नहीं उठा रही हूँ या आवाज नहीं उठा रही हूँ, तो फिर वो गलती होता रहेगा। मिलिट्री है, लीडर्स है, इन लोगों को गलत के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इफेक्टिव होगा? कभी नहीं होगा। डू नॉट हैव द एबिलिटी टू कैरी द पीपल विद देम, और बोलते वो लोगों को साथ ले जाने की कैपेबिलिटी उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि वहां मिलिट्री ढंग से काम नहीं कर रही है। लीडर को अपने साथ लोगों को ले जाना है, लीडर ढंग का काम नहीं कर रहा है, कोई स्टेप नहीं उठा रहा है गलत के लिए, तो लीडर के साथ कोई चल नहीं रहा, तो मिलिट्री इफेक्टिव है नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जिसकी वजह से जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से नहीं चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन ढंग से नहीं चल रहे हैं, वहां के लीडर इफेक्टिव नहीं है और वहां के मिलिट्री इफेक्टिव नहीं है। Is it okay? Why countries like India, South Africa and ये क्या है बेटा? नहीं बेटा, द यूनाइटेड स्टेट है बेटा, ये भी देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस। बोलते ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, हिंदी में भी हमेशा याद रखना है, एक बार इंग्लिश में बोलना है तो एक बार हिंदी में बोलना है। ये जो हमारा संविधान है ये इंडिया में बहुत इफेक्टिव है। नेचुरली हमने पढ़ा कि इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि लीडर्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि राजनीति ठीक नहीं है। ठीक है, राजनीतिक ठीक नहीं है देश के, तो इसी तरह से इसमें मिलिट्री ठीक होगी। और भी कई बातें हैं जो देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने, है ना। तो कह रहे हैं इन 3 देशों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्रिएटेड इन द
आफ्टर मंथ्स ऑफ द पॉपुलर नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो बोलते एक तो ये बहुत टाइम लगा के बना है, बहुत मूवमेंट्स के बाद बना है, बहुत देश भक्तों के द्वारा जो है, देशभक्त के द्वारा जो है ये बनाया गया है, आफ्टर कई नेशनल मूवमेंट्स के बाद ये बना है। तो कह रहे हैं अगर हम आपको बताएं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या क्या है। अब क्या करने जा रहे हैं हम, ओवरव्यू ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ क्या करने जा रहे हैं हम लोग बलराज। और अभी तक बलराज हमने क्या क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे प्रोमulgation हुई, कैसे ग्राफ्ट हुआ। फिर हमने किया कि फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल है कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से है वो बताया। फिर अब ये हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किसी किसी देश में इफेक्टिव नहीं है, रन नहीं हो रहा ढंग से, उसके क्या रीजन है। अब हम करने जा रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है। किसने लिखा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ग्राफ्ट किसने किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, अब है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ, देखते हैं फॉर्मली क्रिएटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 एंड नवंबर। आप देख सकते हो कितने साल लगे, 3 साल लगे क्या करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ग्राफ्ट करने के लिए 3 साल लगे। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक जो है इसको बनाने को लगी है, 3 साल अप्रोक्सीमेटली। Draw upon a long history of the nationalist movement that had remarkable ability to take along different sections of the Indian society together। क्या बोला कि इसमें ये जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट से इस डेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली के द्वारा क्रिएट किया गया था। और ड्रॉ अपॉन ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी बहुत लंबी एक हिस्ट्री है। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो प्रॉब्लम्स हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान सही थी, जो हमें गलत लगा था, वो उसमें हमने लिखा कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए या हमारे देश में ये नहीं चलेगा। उस मूवमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं मूवमेंट दैट हैड ए रिमार्केबल एबिलिटी टू टेक लॉन्ग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड टुगेदर। उसने बताया कि हमारे समाज में क्या क्या है जिसकी वजह से हमारा समाज टूटता है, और हमें ये नहीं करना ताकि हमारा समाज जुड़ा रहे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए आया क्योंकि हमने अपनी नेशनलिस्ट मूवमेंट देखी हुई थी। जिन्होंने ये बनाया उन्होंने वो मूवमेंट देखी थी जिसमें उन्होंने सहा था। ठीक है, इसके बाद है draw enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people who enjoyed। ठीक है, बोलते ये इस तरह से बनाया गया है, इसके ऊपर रूल्स भी इस तरह से बनाए गए हैं कि वो उसको एंजॉय करें, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे गए और कुछ ज्यादा ही है, हद से ज्यादा ही है, हमारी आजादी खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर रिपब्लिक की क्रेडिबिलिटी दी गई है इसमें। दूसरा, हु हैड द कैपेसिटी टू नेगेटिव एंड कमांड द रिस्पेक्ट ऑफ ए वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ द, और इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैपेसिटी है कि वो नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर सके और पूरी सोसाइटी की रिस्पेक्ट रखते हुए जो है वो बनाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। Who were able to convince the people that the constitution was not an instrument for the aggrandment of the personal power। ये बेटा ये तो मुझे तो ये इसकी स्पेलिंग गलत लगती है, अग्रैंड। ठीक है, फिर भी मैं एक बार फिर से रीड करके आपको बताती हूँ। Who were able to convince the people, बोलते ये इस तरह से बनाया गया है कि लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कन्विंस होते हैं और इसमें कोई अपनी पर्सनल पावर का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं कर सकता। इज इट ओके? तो ये था ओवरव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इन्होंने ये जो है सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है कि इसमें ऐसा है कि नेगेटिव को नेग्लेक्ट किया जाता है,
पूरी सोसाइटी को कवर किया गया है। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट के बाद बनाया गया है। ये इस तरह से बनाया गया है कि वो लॉज को एंजॉय कर सके। और अब है हमारे पास प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास क्या है, प्रोविजन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। कह रहे हैं इट गिव्स एवरीवन इन द सोसाइटी सम रीजंस टू गिव अलोंग विद इट्स प्रोविजन। बोलते सभी, ये इस तरह से बनाया गया है कि सभी को इसका फायदा हो लंबे समय तक। अलाउड परमानेंट मेजोरिटीज टू ऑप्रेस माइनॉरिटी ग्रुप्स विद इन द सोसाइटी। बोलते इसमें जो मेजोरिटी है वो ऑप्रेस नहीं कर सकती है माइनॉरिटी को। नॉट अलाउड मेजोरिटी टू ऑप्रेस द माइनॉरिटी ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ये बनाया ही किसने है, ये ग्राफ्ट किसने किया है, तो वो किसके थे, लोअर कास्ट के थे। ठीक है, जितना उन्होंने सब कुछ लोअर कास्ट होते हुए सहा था, उस चीज को उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बनाया है। ठीक है, तो उसने नॉट अलाउड द मेजोरिटी टू ऑप्रेस मतलब दबा के रखे वो माइनॉरिटी को। सिस्टमैटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स और दैट द सिस्टमैटिकली एनरेज द पावर ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स इन ए सोसाइटी वुड सीज टू कमांड एलियंस। बोलते सिस्टमैटिकली इसमें जो है प्रिविलेज दिया गया है कुछ मेंबर्स को। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर मतलब दूसरों जो मतलब बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते थे उनको कंट्रोल करके, जिनको इन्होंने ऑप्रेस किया था, सिस्टमैटिकली कुछ उनको एडवांटेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। मतलब ये SC ST के बारे में ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ी सी एडवांटेज जो है वो लोअर दलित ग्रुप को ज्यादा दी गई है। जो ऊपर वाले ग्रुप थे उनकी थोड़ी सी एडवांटेज कम करके। इस इट ओके, यहीं तक करना है यहाँ पे। इस इट ओके। इसके बाद है द मोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन preserves the freedom and equality of all the members, the more likely it is to be succeed. जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान सभी के हकों का ध्यान रखेगा, सबको इक्वल फ्रीडम देगा, तो नेचुरली वो क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। इज इट ओके? आपने यहीं तक करना है। आज का आपका काम है प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू, इनमें हाँ रिमेन्स हाँ ये रिवाइज करना पक्का है। चलो शुरू करो। इसके बाद आप हिस्ट्री लाना याद कर लो पहले। आप आओ बेटा, जब जी लाओ टेस्ट दे दूं। नहीं, ये दरवाजा खोलना, देखना कौन कौन आया। ऐसा तो नहीं आवाज नहीं आ रही, पिछली बार भी आवाज नहीं आ रही थी। ओके, निरंतर और दिवजोत आप आ जाओ बेटा। एंजल आई है? हाँ नहीं है, आप दोनों आ जाओ पहले, मैथ बाद में करना, तब तक 10th कर लेगी। आ जाओ जल्दी। केमिस्ट्री बायो दोनों ले आओ। फास्ट। मैं भी करूंगी, बस मैं फ्री हूं बिल्कुल। बायो का तो हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है, केमिस्ट्री कर लेते हैं पहले, फिर नेक्स्ट चैप्टर बायो का स्टार्ट करते हैं। ये बंद कर दो, नहीं तो एसी के इफेक्टिव नहीं रहेगा। आज मैं कुछ सॉल्यूशंस में सॉल्यूशंस तो हमने कर लिए थे। लास्ट पेज बचा है इसका भी, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। नहीं, मुझे लगता है कि इसका नहीं, ये हो गया है ना। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर टॉपिक है हमारा आज का। जब जो बिल्कुल अलर्ट रहना है, समझ गए।
कोई कमी नहीं है तुम में, सिर्फ कंसंट्रेशन की कमी है। उसकी कंसंट्रेशन यही होती है, तुम्हारा ध्यान आधा घर पे होता है, आधा मुझे नहीं पता कहाँ होता है, यही रखना भी, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। Water is said to be soft. It is readily forms leather with soap. जो झाग बना देगा, ठीक है, झाग पता है ना, हाँ, फोम से जो ऊपर बबल्स से उठते हैं, जो पानी साबुन के साथ मिलकर के वो झाग बनाता है, और वो पानी मतलब अगर उस पानी का इस्तेमाल किया जाए हाथ धोने के लिए तो वो हाथ भी जल्दी से साफ हो जाते हैं, वो मतलब रहता नहीं, स्लिपरी नहीं रहता, हाथ ज्यादा देर उस पानी में साफ भी हो जाता है, वो लेदर भी जल्दी बना लेता है, ठीक है। और वो जब हम हाथ साफ करेंगे तो वो जल्दी से कर देगा, तो वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है। वो क्या है, सॉफ्ट वाटर। और वो वाटर जिसमें लेदर भी नहीं बनेगा, और जब पानी फेंकते रहेंगे तो स्लिपरीनेस भी नहीं जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो वो हार्ड वाटर होगा। कुछ उसमें ऐसे केमिकल्स ऐड ऑन हो गए होंगे कि वो हार्ड हो गया, बस वो देखना है हमने कि हार्ड वाटर में ऐसे कौन से केमिकल ऐड ऑन हो गए कि वो हार्ड हो गया, वो सॉफ्ट नहीं रहा। सॉफ्ट और हार्ड में हिंदी में मतलब पता चल गया, बोलो क्या है। The soft water is a water which does not form leather easily, and hard water is a water which do not form leather. तुम्हें तो इंग्लिश में पता लगा, मैंने हिंदी में पूछा था। निरंतर बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में तो उसने बता दिया। सॉफ्ट वाटर वो होता है जब हाथ धोते हैं तो लेदर इसी में आता है, जिसका मतलब कि बबल और फोम जल्दी बन जाए, जिससे हाथ से फ्री करता। और हार्ड वाटर वो होता है जिससे हाथ धोते हैं लेदर नहीं बनता, जिसका मतलब नहीं बनता, जिसका मतलब बबल्स और जो फोम से होती है वो बनती नहीं है और हवा हाथ से फ्री करता। गुड। तो लेट अस स्टार्ट कि ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं और उसकी वजह से क्या फर्क पड़ जाता है, ठीक है। प्योर वाटर और वाटर कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स इजीली गिव लेदर। ऐसा वाटर जो प्योर है और जिसमें सोडियम सॉल्ट है वो मतलब सॉफ्ट होता है, वो वाटर क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सच ए वाटर सैंपल इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर एंड इज सुटेबल फॉर यूज। डिस्टिल्ड वाटर एंड रेन वाटर आर एग्जांपल ऑफ द सॉफ्ट वाटर, ठीक है। तो जो ये जो डिस्टिल्ड वाटर है और जो रेन वाटर है ये आ गया सॉफ्ट, ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। इज इट क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर सॉफ्ट किस वजह से है, क्योंकि उसमें क्या है, वो प्योर है, डिस्टिल्ड है, और वो रेन वाटर भी क्या है, सॉफ्ट वाटर है। हो गया। वाटर इज सेड टू बी हार्ड व्हेन इट डज नॉट रीडली फॉर्म्स लेदर एंड सॉफ्ट। कॉजेज ऑफ हार्डनेस, वजह क्या है कि वाटर जो है वो हार्ड हो गया, क्या वजह है कि वाटर हार्ड हो गया। कह रहे वाटर ऑफ सम स्प्रिंग्स वेल्स एंड रिवर्स कंटेन डिसॉल्व मिनरल साल्ट। उसमें बोलते ये जो है कुछ मिनरल सॉल्ट्स जो है घुस गए, चाहे वो झरने का पानी है, चाहे वो वेल्स के होते हैं कुएं का पानी है, या फिर वो नदियों का पानी है, उसमें कई बार ऐसे मिनरल चले जाते हैं दैट डिसॉल्व्ड मैटर हैपेंस टू बी हाइड्रोजन कार्बोनेट। और वो कौन से स्पेसिफिक है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, क्या है, क्लोराइड्स ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारे में से कोई भी अगर वाटर में ऐड ऑन होता है तो वो वाटर को क्या कर देता है, हार्ड। ठीक है देवजो, ये मिनरल्स जो है ऐड हो गए। और इसमें हमने एग्जांपल दिया कि स्प्रिंग का पानी हार्ड हो सकता है, वेल का पानी हार्ड हो सकता है, रिवर का पानी हार्ड हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या क्या मिनरल आते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आ सकते हैं, उसमें सल्फेट्स आ सकते हैं, उसमें क्लोराइड्स आ सकते हैं, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्लोराइड्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉजेज ऑफ द हार्डनेस। इसके बाद क्या है, कॉजेज ऑफ हार्डनेस हम कर चुके हैं। अब है हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द, समझ गए। इसका मतलब बाइकार्बोनेट्स वाटर को हार्ड कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर को। इसका मतलब क्लोराइड्स जो है वो हार्ड कर सकते हैं, सल्फेट्स कर सकते हैं किसी सॉल्ट के, बट ऑक्साइड नहीं कर रहे। क्या क्या कर रहे हैं, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। दिव्यज्योत क्या बोला मैंने,
और वाटर की कुछ मिनरल्स हैं जैसे बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम मिक्सिंग। सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। क्लोराइड्स। बेटा वहां ना क्वेश्चन आ जाएगा, क्लोराइड डैश मतलब क्लोराइड्स कैन मेक वाटर हार्ड और नॉट, तो फिर सारे तीनों का पता होना चाहिए, है ना। और उस सॉफ्ट वाटर में मैग्नीशियम, उसमें सोडियम सॉल्ट होता है, इसमें मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकते हैं जो हार्ड करेंगे, इसमें कैल्शियम के सल्फेट्स हो सकते हैं जो हार्ड करेंगे, इसमें क्लोरीन के सल्फेट क्लोराइड्स हो सकते हैं, किसके, कैल्शियम के और किसके, मैग्नीशियम के। यहाँ सोडियम सॉल्ट नहीं है मतलब हार्ड करता, वो वाटर को सॉफ्ट रखता है, लेकिन जहाँ पे कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट ऐड हो जाएंगे पानी में, वो हार्ड हो जाएगा। क्लियर है। When water flows over a bed of limestone, dolomite, ऊपर से बहता हुआ आ गया, और पत्थर थे, कौन कौन से, लाइमस्टोन, डोलोमाइट पत्थर, जिनका फार्मूला ये होता है CaCO3 MgCO3। कार्बन डाइऑक्साइड स्लोली कन्वर्ट सम ऑफ दी सल्फेट, बोलते ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट सम ऑफ दी सॉल्युबल कैल्शियम, इन कैल्शियम को और इन मैग्नीशियम को, वाटर को, जो बहते हुए पानी रिएक्ट करता हुआ आया, पत्थरों से मिलता हुआ आया, उसमें से कैल्शियम छूटती गई, उसमें से क्या छूटती गई, कैल्शियम छूटती गई, और वो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे रिएक्ट करती गई और उसने बाइकार्बोनेट्स बना दिए। क्या कर दिए, बाइकार्बोनेट, मतलब ये वाटर बह रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड आई और इन पत्थरों के साथ ये रिएक्ट करती गई और उसने बाइकार्बोनेट्स बना दिया, और इन बाइकार्बोनेट्स ने वाटर को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। क्लियर है। ये रिएक्शन याद करके मुझे लिख के देना है। इसके बाद इसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ नेचर की CO2 वाटर ऊपर से बहता हुआ, वो पत्थर वहां जहां प्रेजेंट होंगे सब खत्म। तो वाटर हार्ड क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, कॉज क्या है ना। अब है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ स्टेलासाइट्स एंड स्टेलागमाइट्स इन द केव्स इज ड्यू टू द सेम रीजन। ठीक है, बोलते ये इसी तरह से वाटर जो है, केव्स जो बनी होती हैं वो भी ऐसे पत्थरों से बनी होती है कि वो फिर क्या बनाते हैं, स्टेलासाइट्स, और क्या बनाते हैं, स्टेलागमाइट्स, वो भी रिएक्ट कर करके वाटर के साथ, वो केव्स के पत्थर जो हैं वो इस तरह के कंपाउंड्स तैयार करती हैं। ठीक है, स्टेलागमाइट्स और स्टेलासाइट्स इन सम लाइमस्टोन केव्स, वन सम सीज कॉनिकल पिलर्स लाइक objects, some hanging from the roof of the caves, some rising from their floors. These are formed by water dripping from the cracks in the rocks containing the, देखा आपने जो गुफाएं होती हैं, गुफाओं से वो जो ऊपर से पतली पतली लेयर ऐसे करके आ जाती है पानी के साथ, वो पानी के साथ ही वो ऐसे दिखा शो करती है जैसे वो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, पर वो कुछ हद तक जो है ऊपर वो पत्थर होता है, वो पत्थर इतना पतला सा हो गया होता है पानी की शेप ले लेके, और जगह जगह से ड्रॉपलेट्स। कभी गए हो मंदिरों में, गए हो कभी देखा है, केव्स देखी है, नहीं देखी। तो ये कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि लाइमस्टोन जो है केव्स का समटाइम्स कॉनिकल शेप का हो जाता है, पिलर लाइक हो जाता है, कॉनिकल पिलर लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाता है, तो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे को आने लगता है, और वहां से क्या होने लगता है, पानी ड्रॉप्स की फॉर्म में उन क्रैक्स से गिरने लगते हैं, उन पत्थरों से, और उनसे जो है, उन पत्थरों से जो कॉनिकल शेप में है, उनकी लेयर जो लास्ट है, वो लेयर्स जो है वो छूटती जाती है, और वो भी क्या करती है, वो भी उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देती है। इसी टोके तो ये केव्स में कैसे तैयार होते हैं और किस तरह से, रिलीज द प्रेशर एंड वार्मथ इनसाइड द केव्स रिजल्ट्स इन द कन्वर्शन ऑफ सम, और बोलते धीरे धीरे करके ये छूटता जाता है, और ये कई बार जब ये ऊपर से टूटता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में तैयार होता है, और ये छूट करके फिर से कैल्शियम जब टूटता है तो ऊपर ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तैयार होता है, क्योंकि पानी हमेशा उसके, देखो ऐसे है देना,
ये है ऐसे करके कॉनिकल, गुफा के बाहर ऐसे कॉनिकल पानी से टच हो के तैयार हो गया। यहाँ जो पानी इसके साथ रिएक्टेड है और इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगी वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगी। बोलते जैसे ही ये नीचे से ऊपर से नीचे गिरेगा, यहाँ पर गिरते ही ये टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होते ही ये फिर से CaCO3 CO2 और H2O बन जाएगा और वो पानी फिर साफ होगा। इज इट क्लियर? क्लियर है? तो किस तरह से ये ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट और किस तरह से ये तैयार होगा ये आपने सीख लिया। द कैल्शियम कार्बोनेट लिटिल बाय लिटिल गेट्स डिपोजिटेड बोथ ऑन द रूफ। बोलते ये रूफ पे तैयार होता है, जैसे ही पानी पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है ये बन जाता है और जैसे ये नीचे गिरता है वैसे ये ब्रेक डाउन हो जाता है। द कॉनिकल पिलर विच ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द रूफ इज कॉल्ड स्टेलेसाइट। समझ गए स्टेलेसाइट क्या है? ये जो कॉनिकल पिलर तैयार हुए थे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के, ये धीरे इसको हम क्या कहते हैं? स्टेलेसाइट। एंड वन विच ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर, और जो नीचे से ऊपर को बनेंगे ये है, ये देखो सी लुक एट दिस, बनाए हैं ये बने, ठीक है। और जो नीचे ये देखो, ये नीचे से जो ऊपर को बनेंगे वो स्टेलेगमाइट, और जो ऊपर से जो नीचे का क्या हो रहा है निरंतर, मत करो, ठीक है, वो क्या होते हैं? स्टेलेगमाइट। तो स्टेलेसाइट और स्टेलेगमाइट क्लियर हो गए। आप जब पहाड़ों पे जाओगे और ये सब कुछ देखोगे गुफा से ऊपर से नीचे को, तो बताओगे फिर अपने लिटिल ब्रदर को, मम्मा को, कि देखो मम्मा ये ऊपर से स्टेलेसाइट है और नीचे से जो ये कॉनिकल स्ट्रक्चर ऊपर को तैयार हो रहा है ये स्टेलेगमाइट है, और ये स्टेलेसाइट जो है ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रेडी हुआ है, क्योंकि ये, और ये देखो ये वाटर जो है ऊपर है ये हार्ड होगा, जैसे ही नीचे आ जाएगा वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और नीचे मम्मा ये सॉफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? दे मीट आफ्टर टाइम एंड फॉर्म ए पिलर लाइक। धीरे धीरे करके इस तरह से ही बनाते जाएंगे पिलर लाइक स्ट्रक्चर। इफ वाटर फ्लोज ओवर बेड ऑफ जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला आपने किया है CaSO4.2H2। हाफ H2O क्या था? POP क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और 2H2O क्या होता है? जिप्सम। देवजोत क्लियर है? हाँ, तो ये कह रहे हैं इफ वाटर फ्लोज ओवर ए बेड ऑफ जिप्सम, बोलते यहाँ तो ये कैल्शियम वाले पत्थर से कैल्शियम कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट वाले पत्थर के थ्रू जो है ये पानी बह रहा था, तो इस तरह की बातें हुई। अगर बोलते अगर जिप्सम के ऐसा पत्थर होगा जो जिप्सम टाइप होगा, उधर से फ्लो करेंगी तो क्या होगा? सल्फेट रिएक्ट कर जाएगा पानी के साथ और वो फिर हार्ड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कैल्शियम नहीं क्लोराइड वाला पत्थर होगा जिसमें क्लोरीन लगी हुई क्लोराइड वाला पत्थर, तो फिर वो क्लोराइड तैयार कर देगा, वाटर फिर हार्ड हो जाएगा। यही तीन सॉल्ट्स, यही तीन जो है सल्फेट, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, यही तीन जो है वाटर को हार्ड करते हैं। कैसे होते हैं वो आपको पता लग गया। इज इट ओके? अब है टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। बोलते कुछ हार्डनेस ऐसी होती हैं जो खत्म हो सकती हैं फिजिकली कुछ मेथड से इम्प्लॉय करके कुछ लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो खत्म नहीं की जा सकती, ठीक है। वो देखते हैं, वो होगी परमानेंट, जो हार्ड ही रहेगा हमेशा। और जिस वाटर को हम लोग फिर से सॉफ्ट कर सकते हैं वो क्या हो गया? टेम्परेरी हार्डनेस। Let us start. Hardness of the water is of two types: temporary hardness and permanent hardness. Water that contains only hydrogen carbonate of the calcium and magnesium is called temporary hardness. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तीन है ना सॉल्ट, तीन है, CO3 ले लो, CaSO4 ले लो, CaCl2 ले लो। बोलते ये दोनों मिले अगर पानी के साथ तब तो ये परमानेंट हार्डनेस करेंगे, और अगर ये मिले पानी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये वाले सॉल्ट CaCO3 वाले सॉल्ट, तो ये जो है ऐसा वाटर बनाएंगे जो टेम्परेरी हार्ड होगा, परमानेंटली नहीं होगा। देवजोत क्या बोला मैंने? रिएक्ट करेगा तो वो परमानेंट हार्डनेस बनाएगा, और जो नीचे वाले दो बनाएंगे वो नहीं, जो ड्राई होंगे वो टेम्परेरी, नीचे वाले परमानेंट होंगे। नीचे वाले कौन से? CaSO4 CaCl2 CaCl2 क्लोराइड, ठीक है।
ये हो गया तो ये कह रहे हैं इट इज कॉल्ड टेम्परेरी। ये देखो ये दोनों टूट जाएंगे जैसे ही मैं MgHCO3 ट्वाइस, MgH ये नहीं CO3 ट्वाइस, ये 3 अंदर है, MgHCO3 ट्वाइस, ठीक है। ये इसको जैसे ही मैं हीट करूंगी ये फिर से MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा कैल्शियम वाला, वो तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे हीट करने पे और ये टेम्परेरी हार्डनेस होगी। हो गया, रिएक्शन पता लगे, दोनों लिख के देने हैं मुझे और ये भी साथ में देने हैं एरोस लगा के। इसके बाद है द कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयन दस रिमूव हो गए और हमारा पानी जो है फिल्टर करोगे सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिलेगा। वाटर कंटेनिंग सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ द मैग्नीशियम आर हार्ड, दे डू नॉट रिमूव ऑन बॉइलिंग। आप बोलते हार्ड वाटर के फायदे हैं क्या? कुछ एडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर ओवर द सॉफ्ट वाटर। बोलते सॉफ्ट वाटर फ्री फ्रॉम डिजॉल्व साल्ट्स हैज ए वेरी फ्लैट टेस्ट, इतना टेस्टी नहीं होता। सॉफ्ट वाटर इतना टेस्टी नहीं होता क्योंकि उसमें इतने मिनरल नहीं है जितने की हार्ड वाटर में है। तो ये कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट्स इन द हार्ड वाटर मेक्स इट टेस्टी। हार्ड वाटर इज देयरफॉर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड वाइन्स। तो वाइन्स जो बनती हैं उसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन हार्ड वाटर आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिनरल्स हैं, सल्फेट के और क्लोराइड्स के, यह बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तीसरा, हार्ड वाटर चेक्स द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप, मतलब खराब नहीं होने देता, टॉक्सिक नहीं होने देता पानी को। जब वो लेड पाइप के थ्रू पानी फ्लो करता है, अगर वो हार्ड हो तो वो फिर क्या करता है, टॉक्सिक नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता पाइप। When these pipes are used for carrying water, some lead salts dissolved in water to make it poisonous। बोलते अब हार्ड वाटर अगर सॉफ्ट वाटर फ्लो करे किसके थ्रू, लेड पाइप के थ्रू, तो वो वाटर जो है थोड़ा पॉइजनस हो जाता है। लेड ना बॉडी के लिए पॉइजनस होता है और अगर लेड पाइप के थ्रू सॉफ्ट वाटर बहे ना तो वो ज्यादा पॉइजनस होता है। और जबकि हार्ड वाटर जो है वो पॉइजन बनाने नहीं देता लेड को अपने साथ। Is it okay? Calcium sulfate present in the hard water forms insoluble lead sulfate in the form of layer inside the lead pipe and this checks the lead poisoning। बोलते वो जो कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम सल्फेट वो क्या करेगा, उसका कैल्शियम ये ब्रेक डाउन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे ये ऊपर से लेयर बना देगा, पीबी के ऊपर ये यहाँ पे लेयर बना देगा कैल्शियम सल्फेट की। अब ये डिसॉल्व नहीं होगा पानी के अंदर और पानी पॉइजनस नहीं होगा। पता लग गया कि पानी जो है हार्ड वाटर जो है अगर लेड की पाइप में भी बहे तो वो पॉइजनस नहीं होता, जबकि सॉफ्ट वाटर हो गए क्यों और कैसे। तो ये 3 एडवांटेज जो है हार्ड वाटर की हमारे लिए है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? बोलते डिसएडवांटेज ऑफ द हार्ड वाटर, हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम। हार्ड वाटर से जो स्टीम निकलती है वो अच्छी नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। तो कह रहे स्टीम इज यूजुअली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय द फायर। बोलते स्टीम कहाँ बनती है, बॉयलर से बनाते हैं। और वो बॉयलर्स किस चीज के बने होते हैं, कॉपर के। किस चीज के बने होते हैं, कॉपर में, कॉपर के। बोलते एज द कोल्ड वाटर एंटर्स दिस ट्यूब्स, बोलते ही जैसे ही ठंडा पानी इसमें एंटर करता है, जो कॉपर की बनी हुई ट्यूब्स है बॉयलर के अंदर, जैसे ही इसमें ठंडा पानी एंटर करता है इमीडिएटली चेंज्ड इनटू स्टीम, एकदम वो स्टीम में चेंज हो जाता है। While the dissolved solid incapable of changing into vapor gets deposited on the layer of the walls of the tube। ध्यान देना, बोलते स्टीम जो बॉयलर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं। जैसे ही ठंडे पानी को कॉपर की ट्यूब्स के अंदर बॉयलर्स में डाला जाता है वैसे ही वो एकदम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगते हैं, while the dissolved solid इनकेपेबल ऑफ चेंजिंग इनटू वेपर गेट्स डिपोजिटेड। बोलते अब उसमें जो डिसॉल्व सॉलिड है हार्ड वाटर में क्या क्या, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो धीरे धीरे करके बॉयलर में जमा होने लग पड़ता है क्योंकि वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होते,
क्योंकि वो वेपर में नहीं कन्वर्ट होता। बॉयलर को क्या कर देंगे, खराब धीरे धीरे करके, उसमें वो स्टीम ही नहीं निकाल पाएंगे कुछ दिनों बाद। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो मिनरल्स है वो कॉपर ट्यूब के ऊपर अपनी लेयर क्रिएट करते जा रहे हैं। जिस कॉपर ने उसको स्टीम बना के देना था वो कॉपर तो वाटर के कंटेंट में ही नहीं आ रहा, उसके ऊपर क्या बन जा रही है, दूसरी जो सॉल्ट्स है उनकी लेयर बनती जा रही है। तो ये फिर बॉयलर्स में नहीं इस्तेमाल होता। दिस गोज ऑन हार्ड टू, है ना, नैरो एंड रिजल्ट्स इन इवेंचुअली लेस वाटर फ्लोइंग। अब वाटर कम फ्लो करेगा, सरफेस एरिया डिक्रीज करता जाएगा, लेयर्स बढ़ती जा रही हैं ऊपर ऊपर, और बॉयलर क्या हो जाएगा, खराब। ट्यूब्स बिकम वेरी नैरो, प्रेशर स्ट्रीम इंक्रीजेस, ठीक है, मैनी टाइम्स द बॉयलर इटसेल्फ बर्स्ट, और धीरे धीरे करके वो बॉयलर्स बर्स्ट हो जाएंगे। नॉट ओनली दैट, द बॉयलर स्केल फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब बीइंग ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट अलाउज ओनली ए पार्ट ऑफ आउटसाइड हीट टू गो इन एंड कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। बोलते ना सिर्फ वो लेयर्स बनाता जाएगा और बाहर से पानी को भी कम एंटर करेगा, स्टीम भी बहुत कम, बाहर से कम एंटर होना शुरू होगा क्योंकि स्पेसियस नहीं बचेगा वाटर आने के लिए, उनके ऊपर लेयर्स जमती जा रही है और वो बर्स्ट भी हो जाएगा। बॉयलर की एफिशिएंसी भी धीरे धीरे काम करने की कम होती जाएगी, जबकि सॉफ्ट वाटर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टोके ये होगी डिसएडवांटेज, ये होगी एडवांटेज, ठीक है। इसके बाद है द फरिंग ऑफ टी केटल इज आल्सो कॉज्ड बाय द सेडिमेंट फॉर्म्ड ऑन इट्स वॉल फ्रॉम द बॉइलिंग हार्ड वाटर। जब हार्ड वाटर बॉईल होता रहता है तो केटल के ऊपर भी लेयर जमती जाती है और धीरे धीरे वो भी खराब होता जाता है, तो वो भी इसी वजह से होता है जो लेयर्स के ऊपर होती है, केटल के ऊपर। वो कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम उसके ही बने होते हैं, आयंस के, बाइकार्बोनेट्स के, ठीक है। तो हार्ड वाटर इस तरह से गीजर स्पॉइल कर सकता है, बॉयलर स्पॉइल कर सकता है, बड़ी बड़ी मशीनें जो है। और हार्ड वाटर इज आल्सो अनफिट फॉर वॉशिंग पर्पसेस, साफ ही नहीं होगा, उससे लेदर ही नहीं जाएगा, उससे वो स्लिपरीनेस जाएगी नहीं। ये हम कल करेंगे कि हार्ड वाटर किस तरह से कम है, ये करवा दूं है, करवा दूं या रहने दूं, आगे बायो करवाऊं, बायो करवाऊं ना, यहां तक लर्न करके मुझे सुनाना है, इज इट ओके? चलो ये लो, ये हो गया। अब करो बायो। बायो का क्या चैप्टर है हमारे पास? एंजल नहीं आई आज, फोर्थ चैप्टर है हमारा, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। रखो उधर। बताओ पॉलिनेशन क्या होती है निरंतर? और फर्टिलाइजेशन क्या होती है देवजोत? हाउ क्या होता है जाइगोट? जाइगोट क्या होता है? कैसे तैयार हुआ जाइगोट? निरंतर बताओ, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है वो। When the pollinates contact with ovary, it forms zygote. है, ओवरी के साथ ही कांटेक्ट में आएगा तो जाइगोट बन जाएगा। दोबारा सुन लो, निरंतर भी आज ढीला ढीला बता रहे हैं। process in which when the pollinate that is a male gamete fuses with the ovule in the ovary is known as pollination to form a single circle cycle. When the pollinates fuses with ovule in the ovary, it forms zygote. ओव्यूल के साथ बोला आपने, ओव्यूल में मेल गैमेट है। Pollinate is ये anthracis सॉरी, फीमेल गैमेट। ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट है
उसके साथ एग है उसमें क्या है ठीक है। हम पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम पहले, क्योंकि चैप्टर में पहले पॉलिनेशन है फिर फर्टिलाइजेशन। इज इट ओके? पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन? यू हैव रेड दैट द स्टेमन्स ऑफ ए फ्लावर आर द मेल ऑर्गन्स। ये पता लग गया है, स्टेमन क्या होता है? मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। द एंथर ऑफ द स्टेमन प्रोड्यूसेस ए पाउडरी material called the pollen which consists of particles called the pollen grains। तो इस तरह से हमारे पास स्टेमन है, ये फिलामेंट है, और ये क्या है हमारे पास? एंथर है। ये एंथर है और ये फिलामेंट है देवजोत, और ये ऐसे करके पूरा क्या है? स्टेमन है। ये स्टेमन है, ये एंथर है, और ये क्या है? इसके ऊपर क्या है? पोलन्स। क्या है इसमें? पोलन ग्रेन्स। जब आप इसको टच करते हो तो हाथ पे ना मिलियंस ऑफ पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं, हाथ पे पीले पीले रंग के लगते हैं। कई फ्लावर्स को टच करना ऊपर होते हैं, और उसमें उसका जो स्टेमन होगा, उसमें जो एंथर होगा, उसके ऊपर पड़े। हो गया? तो ये हो गया। तो कह रहे हैं ईच ग्रेन कंटेन्स 2 स्पर्म्स न्यूक्लियाई दैट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। ईच पोलन ग्रेन, वो तो ये छोटा सा जो पोलन ग्रेन आपको टच कर गया है, इसमें एक के अंदर, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 स्पर्म होंगे। कितने होंगे? 2 स्पर्म होंगे, ए पोलन, ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियाई दैट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। ये जो 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे किसके साथ? ओव्यूल में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है उसके साथ जाके फ्यूज होंगे और एक नया जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से सीड तैयार हो जाएगी। For initiating this process of formation of fruit seed, the first step is pollen grain must reach the। बोलते हैं पोलन ग्रेन तो रेडी हो गया, वो एंथर के ऊपर बिल्कुल रेडी है, और उसके ऊपर स्पर्म भी रेडी है। बोलते हैं अब फर्स्ट स्टेप ये चाहिए कि वो वहां से उड़े और वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे। उड़े या किसी भी तरीके से वो फीमेल गैमेट तक पहुंचे। अब वो उड़ के पहुंच सकता है, या उसको कोई उठा के ले जा सकता है, या आपके हाथ टच हुए उधर। मतलब कौन कौन से तरीके हैं कि पोलन जो है वो फीमेल गैमेट के पास जाकर के, फीमेल ऑर्गन के ऊपर जाकर के पहुंचे। देन व्हाट हैपेंस वो बाद में देखते हैं, पहले पहुंचे तो सही वहां तक, और पहुंच गया तो वो क्या हो गई? पॉलिनेशन। क्या हो गई? पॉलिनेशन। द पोलन ऑफ द सेम फ्लावर मे फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाय इटसेल्फ ऑटोगैमी। अपने आप ही गिर जाए अगर जाकर के, हवा लगी, मतलब अपने आप ही अगर गिर जाए, अगर वो जाकर के किसके ऊपर? फीमेल गैमेट, फीमेल ऑर्गन के ऊपर, तो वो हो गई ऑटो। ऑटो मतलब अपने आप, ऑटो का मतलब अपने आप, ऑटोगैमी। सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और गैमी का मतलब मैरिज। गैमी का मतलब मैरिज। क्लियर हो गया गैमी का मतलब? तो ऑटो अपनी खुद ही कर ली उन्होंने, दोनों ने मैरिज। इसके बाद है द पोलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द स्टिग्मा। बोलते अगर दूसरे फ्लावर जो नीवरिंग फ्लावर है, अगर वो इधर को आए तो वो हो गई क्या? क्या है? गेटोनोगैमी। गेटोनोगैमी, ठीक है। मतलब रिश्तेदार के साथ अगर शादी हो, शादी की अगर इसने, मैरिज की, एक फ्लावर ने रिश्तेदार फ्लावर के साथ मैरिज कर ली, तो वो क्या होगी? गेटोनोगैमी। अपने ही प्लांट में उड़ करके दूसरे फ्लावर पे चला गया तो ऑटोगैमी, ठीक है। इसके बाद है पोलन फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो गया? गेटोनोगैमी। एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन में अगर हो गया ऑटोगैमी, और अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चला गया तो वो क्या होगी? एलोगैमी। क्या होगी? क्या बोला मैंने बेटा? जो अपने आप पोलूटेंट्स फीमेल की मदद से पहुंच के उसे कहते हैं, और जो पॉलिनेशन, और जो दूसरे प्लांट के साथ चलते हैं उसे कहते हैं एलोगैमी। एलोगैमी तो एंड में थी, GEITONOGOMY है, गेटोनोगैमी है सेटन। हाँ बोलो। वही सब हाँ come up and trapped in the stigma of the same plant to produce autogamy. And when the pollen of the anther of the flower fall on the stigma of another flower of the same plant, it is known as catologamy. And when the
anther of the flower, sorry, the pollen grains of the anther of the flower that fall on the stigma of another plant, the same species of a different plant. It is known as autology. हो गया. And this can be happen by insect, by wind or other agents. Insect, water और wind. ठीक है. हाँ, फिर इनके भी नाम होंगे, इनके भी स्पेशल नेम्स हैं, वो हम आगे करेंगे कि इंसेक्ट से अगर पॉलिनेशन हो तो क्या होता है, वाटर से हाइड्रो. ठीक है, इस तरह से. इसके बाद है पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. पॉलिनेशन नेचुरली अगर एक स्पीसीज में ही पॉलिनेशन होनी चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि रोज जाकर के लिली के साथ पॉलिनेशन करेगा, ऐसा तो नहीं है. एक स्पीसीज एक के साथ ही पॉलिनेशन करेगी. तो कह रहे हैं मैनी से अपनी ही स्पीसीज के साथ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में ग्रो इन द सेम विसिनिटी. विसिनिटी क्या होता है? एडजेसेंट टू. एडजेसेंट टू मतलब यहाँ मैंने लिली ग्रो किया, उसी के साथ मैंने रोज ग्रो किया है, उसी के साथ मैंने जैस्मिन ग्रो किया, तो एक दूसरे की विसिनिटी में है, ये एक दूसरे के नेबर में है, ये एडजेसेंट टू है विसिनिटी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्किड मे हैव ट्रीज ऑफ मैंगो. मतलब एक जो आपने गार्डन लगाया या जिसमें मतलब आपने फ्रूट्स लगाए हैं, मैंगो भी हो सकता है, गुआवा भी हो सकता है, लीची भी हो सकता है वहां पे. तो कह रहे हैं एंड इवन सम वाइल्ड ट्रीज लाइक वहां नीम भी हो जाएगा, वहां जामुन भी होगा, वहां शीशम भी होगा. मे आल्सो भी ग्रोइंग इन द नेबरहुड. बोलते सारे जो है एक ऑर्किड में ग्रो कर रहे हैं नेबर विसिनिटी में एक दूसरे के, ये सारे प्लांट्स. सिमिलरली वेरियस क्रॉप्स में भी ग्रोइंग इन द नेबर एग्रीकल्चर फील्ड्स. बोलते इसी तरह से आप व्हीट भी ग्रो कर लेते हो, उसी के साथ आपके साथ मस्टर्ड भी लगा देते हो, और उसी के साथ आप पल्सेस भी लगा देते हो, एंड सो ऑन. तो ये एक दूसरे के विसिनिटी में है, एडजेसेंट है, सारे ग्रो कर रहे. विंड ब्लोज अवे. अब विंड जो है इनके पोलन ग्रेन्स ब्लो करेगी, सबके ही करेगी, एक के तो करेगी नहीं, सबके फ्लावर लगे हुए हैं, एक ही टाइम पे लगे हैं. The pollens from all such plants together, thus the flower of particular plant may receive all kinds of the pollen, all kinds of the pollen of its. अब सारे जो है किसी प्लांट पे जाके गिरेंगे. मैंगो के अगर मतलब जैसे जो नीम का फूल है उसके ऊपर आकर के अब मैंगो के वो भी गिरे, पोलन्स भी गिरे, गुआवा के भी गिरे, सबके गिरे, लेकिन वो किसको अडेप्ट करेगी, वो किसको लेगी? सिर्फ अपने वाले प्लांट के पोलन्स को लेकर के फर्टिलाइज करके नया सीड तैयार करेगी. इसी टोके तो कह रहे हैं बटरफ्लाई इंसेक्ट्स वगैरह इनको जल्दी ले जाएंगी, कलेक्ट करती है नेक्टर, तो सभी को इधर उधर फैला देती हैं, सभी के पोलन्स. इन दिस प्रोसेस द इंसेक्ट्स आर कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोलन. द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ एनी वन पर्टिकुलर प्लांट रिसीव पोलन ऑफ इट्स ओन स्पीसीज as well as of the others, but nature has designed, नेचर ने ऐसा डिजाइन किया है कि वो अपने ही पोलन से जो है सरवाइव करेगा, ग्रो करेगा और कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन करेगा, और बाकी सारों को जर्मिनेट टू फेल, पेरिश, खत्म, बाकी सबको वो पेरिश कर देगा, जर्मिनेट टू फेल, और अपने आप की जो स्पीसीज होंगी, अपनी जैसी स्पीसीज का जो पोलन होगा उसको वो ग्रो करेगा ऊपर. इज इट ओके? तो हमने क्या देखा अभी तक? हमने देखा पॉलिनेशन क्या होती है, पॉलिनेशन कितने टाइप की होती है, और पॉलिनेशन जो है वो सेम स्पीसीज के अंदर ही किस तरह से होती है. ठीक है. और ये देखो आपको पिक्टोरियल भी दिखाया गया है, इसको ढंग से देखना है ना. इसके बाद है हमारे पास काइंड्स ऑफ द पॉलिनेशन. काइंड्स ऑफ द पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम anther of the stigma of the same flower, that is autogamy, or the stigma of another flower of the line है तुम ये लो. ठीक है. तो इसके बाद क्या है? another flower of the same plant गिरन. बोलते हैं सेल्फ क्या होती है? एक ही प्लांट के अंदर दो फ्लावर है, उनके ऊपर गिर जाए, या एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल प्रेजेंट है उसके ऊपर, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद सर्टेन मिनट बाइसेक्सुअल फ्लावर डू नॉट ओपन एट ऑल इवन एट मैच्योरिटी. बोलते कुछ फ्लावर्स जो है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर बंद रहते हैं, वो खुलते नहीं है जब तक वो पूरी तरह से बड़े अच्छे से मैच्योर ना हो जाए. और वो कौन कौन से हैं? और वो अंदर ही क्या कर लेते हैं?
अंदर ही पॉलिनेशन कर देते हैं बंद बंद ही, ठीक है। तो पी पेंसी, ये इसके एग्जाम्पल है सेल्फ पॉलिनेशन के। देवजोत बताओ मुझे सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स। बी पेंसी, पी एंड पेंसी। When can self pollination occur? कब कब सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है? बाइसेक्सुअलिटी में हो सकती है या नहीं हो सकती? होमोगैमी में। तो बाइसेक्सुअलिटी में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है और होमोगैमी में भी। मैंने आपको एक शब्द सिखाया था, हर्मोफ्रोडाइट। क्या होता है देवजोत? क्या मतलब है उसका? It is a plant in which the flower has both stamen is तो बाइसेक्सुअल सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेचुरली उसमें दोनों प्रेजेंट तो होनी है, वो साथ में ही है, जब तो पॉलिनेशन तो होनी है। तो इन फ्लावर्स हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन इट कैन अकर इन सच यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोथ। हो गई? या फिर होमोगैमी। टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन इट इज नेसेसरी दैट द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। समझ रहे हो? मतलब एक कंडीशन ये है आपके पास कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी प्रेजेंट और फीमेल भी, ये तो करेगी ही करेगी क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। और एक कंडीशन आपके पास ये है कि ये जो फ्लावर है इसमें जो मेल है और जो दूसरा प्लांट है उसकी जो फीमेल है एक ही टाइम पे मैच्योर कर रही है, एक उम्र के बच्चे, और वो क्या है? वो भी पॉलिनेशन है। तो होमोगैमी में और बाइसेक्सुअलिटी में सेल्फ पॉलिनेशन होगी। इससे ठीक है। इसके बाद है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। कुछ फायदे हैं वो पढ़ेंगे, कुछ नुकसान है वो पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन के फायदे अब मैं साथ के साथ पूछूंगी देवजोत, बी कंसंट्रेट। एडवांटेज, इट इज मच श्योरर इन such bisexual flower where stamens and carpels mature at the same time। इसके फायदे ये हैं, ये तो श्योर ही है हमें कि इसमें कार्पल और ये एक टाइम पे ग्रो करेंगे, तो ये श्योर है। तो ये इसके फायदे हैं कि मैंने जो प्लांट ग्रो किया है अगर उसमें एक ही के अंदर है और वो एक ही टाइम पे ग्रो कर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होनी है। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक आर प्रिजर्व, और जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही, मतलब अगले फ्लावर में भी वो सेम टाइम पे ही ग्रो करेंगे, तो उसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन होनी है। देयर इज नो वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन, वेस्ट ही नहीं होंगे, हवा में जाएंगे ही नहीं। पहले तो ये ज्यादातर बंद फ्लावर में ही हो जाती है अगर दोनों हो, ठीक है। और द फ्लावर्स नीड नॉट लार्ज एंड शोई, तो बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है। द सेंट एंड नेक्टर नीड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावर, जरूरी नहीं है कि वो अपनी एनर्जी सेंट और नेक्टर प्रोड्यूस करने में लगाए। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है। ये पोलन्स वेस्ट नहीं होते, ठीक है, सेम टाइम पे ग्रो करते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन इजी हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक को प्रिजर्व करके रखते हैं। हाँ, इज इट ओके? तो इसे हम ग्रेट, तो ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, एडवांटेजियस इकोनॉमिकली। इज इट ओके? ग्रेट इकोनॉमिकली। इसके बाद है हमारे पास डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन की क्या है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेड टू द वीकनिंग ऑफ द वैरायटी ऑफ द स्पीसीज में वैरायटी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया वही कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन टू जनरेशन प्रिजर्व रहेंगे, तो वैरायटी अच्छी लगती है ना, तो वैरायटी नहीं रहेगी। द सीड्स प्रोड्यूस इट, और वो पुअर क्वालिटी के होते जाएंगे, धीरे धीरे करके वो पुअर और वीक ही होती जाती है। जो चीज अपने आप को अडेप्ट नहीं करती, चेंजेस नहीं लाती, वैरायटी नहीं लाती, वो चीज धीरे धीरे करके वीक होती जाती है, उसके ऑफस्प्रिंग्स धीरे धीरे करके वीक। The weaker or the defective character of the variety or a breed cannot be eliminated। ठीक है, बोलते हैं ये अगर ये सेल्फ पॉलिनेट करते रहे, सेल्फ पॉलिनेट अब मान लो कि एक फ्लावर में एक खराब कैरेक्टरिस्टिक था और वो वही पॉलिनेट किए जा रहा है अपने ही उसके साथ, तो क्या हो रहा है कि वो और वीक होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और वही डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो खत्म ही नहीं हो पा रहे। अच्छे तो आ ही रहे हैं पर डिफेक्टिव भी आ जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि ये गलत, ठीक है। इट इज नॉट यील्ड न्यू वेराइटीज, और इससे नई वेराइटीज तो कभी आती ही नहीं, क्योंकि जेनेटिकली ट्रेड्स जो है वो चेंज ही नहीं होते। इंटरमिक्स होने पर जनरेशन टू जनरेशन वो सेम ही है, और इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है जनरेशन जाती ही नहीं। इसके बाद है मेरे पास क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है मेरे पास?
क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम one flower to the another flower present on the same flower or the another species or on the मतलब सेम स्पीसीज बट अनदर प्लांट। ओके, ये हो गया। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। इसकी एडवांटेज क्या है, और ये एग्जांपल दो पहले, ऑक्सालिस और हिबिस्कस। किसका एग्जांपल है? क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है। क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल क्या थे? क्या था? पेंसी, पेंसी, PANSY, पेंसी। ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास ऑक्सालिस एंड हिबिस्कस। फायदे क्या है इसके? ऑफस्प्रिंग आर हेल्थियर। दो वैरायटी के ऑफस्प्रिंग वो मिलेंगे, बोलते पोलन और मेल और फीमेल गैमेट्स, और उससे वो हेल्थियर होगा। द सीड्स प्रोड्यूस आर अबंडेंट। इसमें सीड्स भी बहुत सारे होते हैं और वो न्यू वेराइटीज में भी प्रोड्यूस, इससे नई वेराइटीज प्रोड्यूस। तो ये फायदे हैं, नई वेराइटी भी आ सकती है, हेल्थियर भी होगा, ठीक है, और अबंडेंट भी होंगे, खूब सारे भी होंगे। एक अगर फर्टिलाइज करने के काबिल नहीं होगा तो दूसरा कर देगा। तो इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। इसके मतलब नुकसान क्या है? द पॉलिनेशन इज नॉट ऑलवेज सर्टन बिकॉज सम पॉलिनेटिंग एजेंट इज ऑलवेज नीडेड विच मे और मे नॉट। बोलते इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है या हवा लगनी चाहिए या कोई इंसेक्ट आना चाहिए इसके ऊपर बैठे तो इन पोलन को उठाए तो दूसरे प्लांट पे ले जाए। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन हो ही जाएगी, क्योंकि एजेंट क्या चाहिए? एजेंट चाहिए। पूछने वाली हूँ मैं शुरू से, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी देखो। दूसरा, द पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी टू एंश्योर मैक्सिमम चांसेस ऑफ द पॉलिनेशन। और बोलते पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, बोलते हैं एक दो से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे होंगे, जाते जाते उसके पैरों से गिर गए, इंसेक्ट के पैरों से, हवा से इधर उधर गिर गए, तो कुछ तो उधर गिरे, तो इसलिए वो बहुत सारे होते हैं, तो वेस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और ये अनइकोनॉमिकल है। क्या है ये? अनइकोनॉमिकल है। और खूब सारे कलर वगैरह होने चाहिए, नेक्टर भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तब जाके ये होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आपने मुझे याद करके देनी है, ठीक है, और डेफिनेशन वगैरह सारे एग्जांपल्स वगैरह और डिसएडवांटेज एडवांटेजेस। और कल हम करेंगे नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट ओके? क्योंकि आपने मैथ्स भी करना है, अभी फिजिक्स भी करनी है। ठीक है, ठीक है, चलो जब जी आउट एस दो। चलो हाँ हाँ, बैठो यहीं पे, यही सुना के फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए जाओ। जब जी इतना टाइम लगाओगी तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कैसे करोगी? जल्दी से 2 मिनट टेस्ट दो। बलराज सुनाओ बेटा, नेक्स्ट सब्जेक्ट करना है। बलराज से बार 5 मिनट है। गुशान तुमने समझ रहा है? आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ टेबल पे। फोकस है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, एक्सप्लेन द मेजर की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म, तो इसमें आप बता रहे हो कि इसके 2 लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। फिर आप बता रहे हो कि जुडिशरी होती है। बता रही हूँ आपको कि ये क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि यही आंसर इसमें आएगा। इज इट ओके? अब हम क्या करने जा रहे हैं? हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया? क्या कर रहे हैं हम लोग? हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। एक क्वेश्चन ये करेंगे हम, और दूसरा हम करेंगे द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री। लैंग्वेज के बेस पर
कंट्री में जो है डिफरेंट स्टेट्स बनाना जो है वो क्या था, फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्टेप था हमारी कंट्री के लिए, बताना हमें। इज इट ओके? लेट अस स्टार्ट। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? एक्सप्लेन। फर्स्ट, linguistic states. After independence in 1950, the boundaries of the several old states were changed in order to create new states. बोलते 1950 में ये डिसाइड हुआ कि लैंग्वेज जहां जहां तक लैंग्वेज सेम है वहां वहां तक उस स्टेट को एक बना दिया जाएगा, और जहां से लैंग्वेज चेंज है वहां से दूसरी स्टेट जो है बना देंगे। तो इस तरह से उन्होंने लैंग्वेज के बेस पे इंडिया में स्टेट्स बनाना शुरू किया। कब? 1950 में। ठीक है। दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज शेयर्स कॉमन कल्चर एंड एथनिसिटी ज्योग्राफी कुड लिव इन द सेम स्टेट। बोलते ये इसलिए किया गया कि एक जैसा बोलने वाले लोग, एक जैसा कल्चर शेयर करने वाले लोग अच्छे से रहेंगे, दे विल लिव हैप्पीली टुगेदर। तो एक ये फीचर था हमारे, इस तरह से हमने अपने फेडरलिज्म को मेंटेन करने की कोशिश की इंडिया में, लैंग्वेज के बेस पे। दूसरा, लैंग्वेज पॉलिसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज। इंडिया के संविधान में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा है। दो हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑप्शनल लैंग्वेज। बोलते हाँ, लेकिन हिंदी जो है वो एक ऑप्शन है क्योंकि वो सब जगह बोली जाती है, सब बोल लेते हैं, इसलिए उसको प्रेफर किया जाता है। बट नेशनल लैंग्वेज उसे भी नहीं कहा गया। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट इम्पोज्ड हिंदी ऑन द स्टेट। सेंटर ने हिंदी को स्टेट पे नहीं इम्पोज किया। आप अपनी अपनी भाषा जो है बोल सकते हो। स्पीक्स ए डिफरेंट लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी। हिंदी को छोड़ के भी हमारी भाषा में, हमारे देश में 21 भाषाएं और बोली जाती हैं। तो क्या है? रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि किस तरह से लैंग्वेज के बेस पे हमारे देश में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जाता है। पहला, लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे देश में 21 भाषाएं बोली जाती है और हर स्टेट में अपनी भाषा बोलने का सबको हक है। और स्टेट्स बांटी भी इस तरह से गई कि जिनका कॉमन लैंग्वेज है और कॉमन कल्चर है, कॉमन ज्योग्राफी है, उनको एक बना दिया गया और जो दूसरा कल्चर है उसको अलग बना दिया। इस तरह से फेडरलिज्म को हमारी इंडिया में प्रैक्टिस किया गया। जो स्टेट है, स्टेट अपने तरीके से रहे और सेंटर अपने तरीके से चलाती है, तो फेडरलिज्म मेंटेन हो गया। तो कह रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। After 1990, a new culture of the power sharing between national and regional parties has emerged in the form of coalition government at the center. Center state relations. सेंटर और स्टेट के रिलेशन अगर अच्छे रहेंगे तभी तो उसको फेडरलिज्म कहेंगे। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट जो है वेल मेंटेन्ड वे में अपने देश को चलाएं। अब क्या है, अपने देश को बोलते उसके लिए क्या होना चाहिए? सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तो कह रहे हैं आफ्टर 1990 a new culture of the power sharing between the national and the regional parties has emerged in the form of coalition government at the center. बोलते 1990 के बाद एक नया कल्चर जो है पावर शेयर करने का आ गया देश के लेवल पे, और रीजनल पार्टीज के बीच में अच्छे रिश्ते बनने लगे और वो मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट बनाने लगी। जैसे कि अकाली दल रीजनल पार्टी थी और पार्टी है, और बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, और दोनों ने मिलकर अपने साथ इतने अच्छे रिश्ते बनाए कि कुछ साल उन्होंने टुगेदर जो है स्टेट और सेंटर दोनों को मिल करके रन किया अपनी स्टेट के लिए। तो कह रहे हैं इन द लास्ट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन to dismiss the state governments that were controlled by the rival parties. बोलते हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, अगर सेंटर में राज किसी और का है और स्टेट में राज किसी और का है, तो सेंटर जो है उस स्टेट के जो उसको हक दिए गए हैं उनको मारने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और जिसकी वजह से फेडरलिज्म जो है वो डाउन आ रहा है, उसकी स्पिरिट जो है वो खत्म हो रही है।
द जुडिशरी हैज प्लेड ए मेजर रोल। फिर जब ऐसा होने लगे, जब सेंटर अपना कब्जा स्टेट पे करने लगे, स्टेट के साथ गलत करने लगे, तो बीच में कौन आती है हमारे देश में? उस फेडरलिज्म को मेंटेन करने के लिए जुडिशरी आती है। कौन आती है? और वो एकदम सारे रिश्ते जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, गलत को गलत कहती है और सही कर देती है सब कुछ। The creation of the linguistic language states was the first major step to democratic politics। बोलते ये बताओ, जस्टिफाई करो इस बात को कि लैंग्वेज के बेस पे जो हमारे देश में स्टेट्स बनी है वो बड़ा अच्छा तरीका था राजनीतिक डेमोक्रेटिक मेंटेन करने का, डेमोक्रेसी मेंटेन करने का। पहला, in 1947 the boundaries of the several old states of the India were changed in order to create new states। 1947 में नई स्टेट्स बनी ये देखने के लिए कि जो एक जैसी लैंग्वेज के हैं वो एक साथ रहें, इस तरह से बांटने की कोशिश की। Some states were created not on the basis of the language but to recognize different based on the culture, ethnicity and geography। These include states like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand। बोलते ये कुछ स्टेट्स तो 1947 में लैंग्वेज के बेस पे अलग की गई और कुछ जो है क्रिएट की गई ऑन द बेसिस ऑफ बट रिकॉग्नाइज डिफरेंट बेस्ड। बोलते लैंग्वेज तो सेम थी पर कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी सबकी अलग थी। जैसे उत्तराखंड पहाड़ है, नागालैंड, झारखंड, इन सबको जो है ये स्टेट्स बनाई गई किसके बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे नहीं, किसके बेस पे? ज्योग्राफी और कल्चर के बेस पे। When the demand of the formation of states on the basis of language was raised, पर जब ये आवाज उठने लगी कि लैंग्वेज के बेस पर जो है स्टेट्स का एरिया बनना चाहिए, तो क्या होने लगा? नेशनल लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन। तो जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी कंट्री टुकड़ों में बंट जाए। सीक्रेट सिर्फ भाषा की वजह से हम अपनी कंट्री को टुकड़ों में क्यों बंटने दें? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम तक जो है वो उन्होंने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को बांटना जो है अलग कर दिया, रोक दिया, कम कर दिया। रेजिस्ट होता है कम कर देना। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। इट हैज पर बोलते जैसे जैसे लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को अलग करते गए, थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, वैसे वैसे हमने देखा कि प्यार प्रेम जो है वो ज्यादा बढ़ गया और जो उसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन करना भी इजी हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन पता है ना? बताओ क्या? हाँ, जो गवर्नमेंट का अपना काम था वो करना भी। लास्ट ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, ये इजी है। एक्सप्लेन हाउ लॉ मेकिंग पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर। कौन कौन सी पावर है जो सेंटर के पास है और कौन कौन सी पावर है जो स्टेट के पास है और कौन कौन सी है जो कंकरेंट लिस्ट में, वो पता करना है हमें। देखे तो सेंटर के पास मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट मतलब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट मतलब थोड़ी थोड़ी दोनों के पास है। यूनियन लिस्ट में इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री। तो डिफेंस यूनियन लिस्ट में, फॉरेन अफेयर्स भी, बैंकिंग भी, कम्युनिकेशन भी, करेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी सेंटर देखेगी। दे आर द इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पैसे के ऊपर कोई करना है तो वो पैसा पूरे देश में एक जैसा, लड़ाई झगड़ा अगर देश पे कोई अटैक कर रहा है तो वो पूरे देश में एक जैसा प्रभाव पड़ता है। तो वो जो है पूरे देश के लिए जो काम है वो यूनियन देखेगी, जो सिर्फ स्टेट का काम है एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इरिगेशन, ट्रेड पॉलिसी, वो स्टेट देखेगी। हो गया। कंकरेंट लिस्ट में क्या है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द बोथ गवर्नमेंट, स्टेट एंड स्टेट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। इसमें फिर पंगा पड़ता है, जो मिल के काम करना है तो उसमें कई बार अगर अलग आ जाए गवर्नमेंट तो वो फिर वो मिल करके जो करना होता है, कुछ परसेंट स्टेट ने डालना होता है, कुछ डालना, वो काम जो है बहुत खाना खराब कर रहे हैं आजकल। ठीक है, हो गया। बोथ द यूनियन लिस्ट एज वेल एज द स्टेट लिस्ट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स। इस लिस्ट पे दोनों मिल करके जो है वो लॉज बनाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? फेडरल, है ना, फेडरल। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज द फंडामेंटल। और पार्लियामेंट अकेले इसको नहीं चेंज कर सकता, उसके लिए उसको दोनों हाउस से डिस्कशन करनी पड़ेगी, लेजिस्लेटिव से बात करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव से, तब जाके वो फाइनली इसको
चेंज कर सकता है। ये लो उठाओ और ये तीनों आंसर मुझे याद करके दो। बलराज आओ ना, हो गया, आ जाओ तुम भी। मोड ऑफ promulgation, basically means that the reasons to how our constitution comes into लिखे तो नहीं है इसमें, ये लिखे हैं? drafted the constitution and how much they uh, have हाँ आ जाओ, हाँ बोलो। who drafted the constitution, how much they have authority, how much they have authority in the constitution. How much they have authority in the constitution? मतलब how much authority in the constitution. तो क्या क्या और क्या क्या बताता है बेटा, और भी बताता है कुछ। And affected the constitutions, military, drafted military leaders, the drafted military leaders affect the constitution, and leaders were not ये लो पकड़ो, यहीं खड़े होके 2 मिनट लगाओ, फिर 2 मेरे पास जल्दी से। बैठ जाओ जब जी आप। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कर रहे हो आज बेटा जसकिरत आप? चैप्टर में क्या लर्न कर रही हो अब? हाँ देख, आपने एनसीईआरटी लर्न कर लिए थे, एसिड बेस के बैक दोनों कर लिए थे। हाँ उससे आगे इधर आओ। ओपन किया है। एक्टिविटीज और ऑब्जेक्टिव, एजर्शन साथ में करना है। हाँ? गर्मी लग रही है तो यहाँ लगा सकते हो चेयर, अगर हॉल में गर्मी ज्यादा होती है ना। एंजल आ गई है, लेट हो गई है काफी है। एक्टिविटीज एंड फिल इन द एमसीक्यूज और एजर्शंस। ड्रॉ भी कर लेनी है, ये नहीं कि पढ़ा और वो ड्रॉ नहीं की, जो ड्रॉ करने। हाँ आप क्या कर रहे हो बेटा? पता है ना क्या करने है? हाँ जो समझ नहीं आएगा मेरे से पूछना है। मैथ हो गया तुम्हारा? इंग्लिश कर ली? ठीक। बलराज हो गया? हिस्ट्री लेके आओ। निरंतर जल्दी कर लो, लेके आओ। क्या मिल गई नोटबुक? हाँ रखो। बैठो।
ये लो जपजी, कहाँ चली मेरी जपजी, दिखती नहीं है छोटी, दो। कहाँ पहुंचे थे? सर ने पढ़ाया कुछ कल इसका? कल तुमने पॉलिटिकल की है? इंग्लिश ओके। अच्छा ओके, हमने मुझे बताओगे कुछ कि हमने क्या क्या कर लिया था परसों? आर्यंस वाले ते southern and north ਦੇ north ਵਾਲੇ पढ़ लो। ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ southern ਵਾਲੇ ਗਲੇ ਤੇ south ਵਾਲੇ ਤੇ ਆर्यंस north ਵਾਲੇ क्या क्या किया था? ਮੈਸੋਪੋਟੇਮੀਆ ਤੇ आर्यंस वाले ਦੱਸਿਆ था ये देखो, एक बार नजर मार के बताओ क्या किया था। तन्वे नोटबुक लो, जो टफ वर्ड आ रहे हैं लर्न करते वक्त लिखो। कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी? हीरो बन के बैठ जाते हो बुक पकड़ के, स्पेलिंग तुम ठीक लिखते नहीं हो। अच्छा लगता है रोज रोज एक बात बोलना कि जब लर्न कर रहे होते हो तब उसको नोटबुक साथ रखनी है, जो हार्ड वर्ड आएगा उसकी प्रैक्टिस लर्न करके उसको लिखना है। between the Dover plates and the river, and this is now part of the other. Mesopotamian civilizations of Mesopotamia in the city life is वो दो नदियों के बीच में है जगह, सिविलाइज्ड है, वहां से बहुत कुछ स्टार्ट हुआ था, है वहां पे ट्रेड स्टार्ट हुआ था उसमें, है art of writing and city began in Mesopotamia. Arts of writing and city began in Mesopotamia in the beginning of Saturn, and was called the Sumerian and started 2000 BCE, and this region called the Babylonia. Babylonia was invented in 2000 BCE, and this region called the Babylonia. And छोड़ो, ढंग से रिवाइज करके दोबारा इसी के साथ सुना देना मुझे, है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया पीपल रॉट देयर लिटरेचर ऑफ द क्ले। यही मेसोपोटामिया ही थे जिन्होंने सबसे पहले अपना जो लिटरेचर है वो क्ले से लिखा था, ठीक है। और ट्रेड भी इन्होंने ही पहले स्टार्ट की थी, आर्ट ऑफ राइटिंग भी इन्होंने ही पहले स्टार्ट की थी। मेसोपोटामिया रूलर्स ने ये बातें सबसे पहले। मैं पूछूंगी, ये जो ऐसे तुम गर्दन करते रहते ना यार, गर्दन तो तुम हिलाते हो, भेजे में तुम कुछ नहीं डालते। अभी मैं पूछूंगी मैंने क्या बोला, बोलो क्या बोला मैंने? अब मैं दोबारा बता रही हूँ, फिर बताना, अब ध्यान यही रखना। मैंने बोला कि जो मेसोपोटामिया के रूलर्स थे उन्होंने सबसे पहले आर्ट ऑफ राइटिंग स्टार्ट किया था। ट्रेड भी उन्हीं की वजह से सबसे पहले, व्यापार जो है, क्योंकि वहां नदियां थी, वो नदियां सारे देशों को जाती थी, तो वो उन्होंने उन नदियों के थ्रू जो है व्यापार जो है डिफरेंट देशों के साथ करना शुरू किया। मेसोपोटामिया ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। क्ले क्या इन्वेंट करनी? लिटरेचर ऑफ क्ले। चलो, अर्ली सेटलर स्टार्टेड टू बिल्ड द टेम्पल्स एट द पर्टिकुलर स्पॉट्स इन द विलेजेस। बोलते जो धीरे धीरे करके रहने लगे, उन्होंने धीरे धीरे करके वहां पे जो है इकट्ठे रहने लगे, तो उनको एक मंदिर बनाया उन्होंने। क्या बनाया? टेम्पल्स एट द पर्टिकुलर स्पॉट्स इन द विलेजेस। द अर्लीस्ट नोन टेम्पल वाज ए स्मॉल श्राइन विच वाज मेड अप ऑफ, क्या है, अनवेटेड होगा, है अनवेटेड ब्रिक्स, ज्यादा भारी ब्रिक्स नहीं होती थी। और उस टाइम जो टेम्पल्स थे
वो सबसे पहले गांव में बनाना जो है वो शुरू कर दिया लोगों ने। वॉज नोन एज मून गॉड। ये क्या है? वी आर, ये पता क्या किया तुमने? वी आर वॉज नोन एज मून गॉड एंड क्या है? इना वॉज नोन एज द गॉडेस ऑफ लव एंड वार। अच्छा, वी आर जो था उसे मून ऑफ गॉड कहा जाता था और इना को गॉडेस ऑफ लव एंड वार कहा जाता था। पता लग गया किसको ये क्वेश्चन आ जाएगा? ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली वॉज कंसिडर्ड एज द नॉर्म्स इन मेसोपोटामिया फैमिली। मैरिज वॉज ऑफ द स्पेशल इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली होती थी मेसोपोटामिया में और मैरिज बहुत जरूरी होती थी समाज में रहने के लिए। यूआर सिटी हैड नैरो माइंडिंग एंड देयर वॉज नो गुड ड्रेनेज सिस्टम इन द सिटी। बोलते शहर में जो सिस्टम था ड्रेनेज का वो जो है वो स्टार्ट नहीं था। इस सिटी को मून कहा जाता था और इना को लव गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर कहा जाता था। फिर न्यूक्लियर फैमिली वाज कंसीडर्ड एज द नॉर्म्स इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में ये जरूरी कंडीशन थी कि जिसने मेसोपोटामिया में रहना है उसकी न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए और समाज में उसकी शादी होना बहुत जरूरी, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उतना अच्छा नहीं था। मेसोपोटामियन सिटी एंड द कल्चर वाज ओपनड टू डिफरेंट कल्चर। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग वहां आते थे और उनके साथ मिक्स अप होते थे। तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास मेसोपोटामिया के बारे में है। अगर फिर भी मैं कुछ मेसोपोटामिया के बारे में बोलने को बोलती हूँ और अगर आप 5 पॉइंट नहीं बोल पाते तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने? Yuva city is known as गॉड ऑफ मून्स। god of moons, and Inanna was known as goddess of love and war. And मेसोपोटामिया की वो मतलब ये रहना ही मेसोपोटामिया च ओके न्यूक्लियर फैमिली और मैरिज, न्यूक्लियर फैमिली और मेसोपोटामिया और लोगों को भी मिक्स करते थे। वो क्या करते थे? मिक्स करते थे। हाँ, सिविलाइजेशन इंटरमिक्स कर लेते। हाँ, अब हमारे पास मेसोपोटामिया का क्या मतलब है, ब्रॉन्ज का क्या मतलब है, क्या है? ठीक है, कनीफॉर्म का क्या मतलब और स्क्रिप्ट का क्या मीनिंग है, ये याद करके मुझे देना है ना। मेसोपोटामिया इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसोस मीन्स रिवर and Potamians means river है। दोनों का मतलब ही रिवर ही है। हाँ, दो बताओ, गलत ले दिया हुआ है। बुला रहे, प्लान हो गया? केमिस्ट्री नहीं हुई? मैथ कराओ, फिर सुनूंगी बाद में, दोबारा टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब अभी जा रहे हो आप लोग 10 बज के 10 मिनट पे मैथ बंद करके फिर केमिस्ट्री करनी है 20 मिनट के लिए। एंजल, कल आपने फिजिक्स ही की सिर्फ ना? हाँ, रिवाइज कर लो, 5 मिनट चाहिए मुझे। छोड़ो यार, कोई गलती मतलब लिखना ही है, मैडम ने सिर्फ लिखवाया नहीं, समझाना समझना है नहीं है, और वो भी तुमने गलत लिख के आ जाना है ना। लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको बाद में, पहले चैप्टर का मीनिंग ही क्लियर होना चाहिए था मेरे। देखो यहीं से सारा लिखवा दिया मैडम ने। ये देखो ये सारा लिखवाया है।
ये कर लो आप यहाँ से मेसोपोटामिया माउंटेन स्टेपे डेजर्ट इरिगेटेड जोन ऑफ द साउथ, ठीक है। पर मीनिंग मैं आपको देती हूँ बाद में, ठीक है, इसको ऑफ करके ना। हाँ, ये 3 कर लो अभी। ब्रॉन्ज एन अलॉय ऑफ द कॉपर एंड टिन, ये तो हमने साइंस में पढ़ा था पिछले साल। दो मेटल्स को मिक्स करके एक अलॉय बनता है, और वो मेटल कौन कौन सी होनी चाहिए, कॉपर और टिन, तो वो ब्रॉन्ज तैयार करती है, ठीक है। कनिफॉर्म इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्या है, क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्म मीन्स शेप, ओके। कनिफॉर्म मतलब ऐसे करके वेज शेप में जो है एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करना, वो हो गया कनिफॉर्म। स्क्रिप्ट स्पोकन साउंड विच आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस, ठीक है। तो मतलब स्क्रिप्ट क्या होती है, मतलब वो जो लिखा हुआ है उसको विजिबल फॉर्म में बताना कैसे है, क्या नहीं है, ठीक है। तो ये होगी स्क्रिप्ट, कनिफॉर्म, ब्रॉन्ज। और ये किया आपने, थोड़ा ही हुआ भी है ना, ये कर लो ये वाला क्वेश्चन। वाई, ये क्या है यार क्वेश्चन, तो शब्द पता नहीं क्या लिखते हो, ये क्या है, तो एक साथ लिख दिया है, डू वी है, डॉवी, वाई डू वी से इट, अब +1 में हो गया, शर्म कर लो। वाई डू वी से it was not natural fertility and high level of the food production that were the causes of the early urbanization. Question है, why do we say it was not natural fertility and high level of the food production that were the causes of the early urbanization? बोलते हम ये क्यों नहीं कहते, हम ये क्यों नहीं कहते कि नेचर में फर्टिलिटी थी और फूड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो है हम ज्यादा शहरी हो गए। क्या है क्वेश्चन? दोबारा बोलो। नहीं, do not है। Why do we say it was not? ये कह रहे हैं कि हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे देश में फर्टिलिटी, या फिर उस टाइम संसार में फर्टिलिटी ज्यादा थी, लैंड ज्यादा फर्टाइल थी, और उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा होने लगी, चीजों की उगाने लगे, तो और उसकी वजह से अर्बनाइजेशन हुई। हम ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते ये? जबकि कहना चाहिए, कहना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं कहते। क्यों? आप बोलो क्या है क्वेश्चन? पहले समझिए फर्टिलिटी ज्यादा थी, जो साथी है उन्होंने अर्बनाइजेशन नहीं कहते, कि क्वेश्चन दस्या क्यों नहीं कहना चाहिए। मैं दोबारा बता रही हूँ, अभी तुम्हें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा तो आंसर क्या समझ आएगा? मैं फिर से बता रही हूँ और मेरे को समझाना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी से it was not natural fertility and high level of the food production that were the causes of early urbanization? हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे जो लैंड थी वो नेचुरली फर्टाइल थी, जिसकी वजह से मतलब पूरे संसार में प्रोडक्शन हाई होती थी, जिसकी वजह से जो है पूरे उसमें अर्बनाइजेशन हुई। हम ये क्यों नहीं कहते? दोबारा बोलो। नेचुरल फर्टिलिटी मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुई थी, अर्बनाइजेशन इन द अर्ली टाइम ऑफ अर्बनाइजेशन, ये आपका क्यों नहीं कहते कि इसकी वजह से जल्दी अर्बनाइजेशन हुई, हम जल्दी शहरी हुए। नेचुरली होना तो ऐसा ही चाहिए कि
लैंड फर्टाइल थी, हमारी ज्यादा पैदावार हुई, हमारे पास ज्यादा पैसे आए, हम ज्यादा अमीर हुए और हमारे वन की तरफ चले गए। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते, क्यों नहीं कहते? क्वेश्चन समझ आ गया? आंसर है, there is no deny the fact that natural fertility and food production were the cause of the urbanization. वैसे बोलते कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कोई ये वजह ही नहीं होनी चाहिए कि हम ना कहें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं। तो ये है वो आर्ग्यूमेंट जिसकी वजह से हम कहते हैं इस फेवर में। डेवलप्ड एग्रीकल्चर, बोलते नेचुरल फर्टिलिटी से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। दूसरा, grasslands came into existence due to the natural fertility which gave importance to animal husbandry. बोलते ग्रास बहुत ज्यादा पैदा होता था क्योंकि फर्टाइल थी, जिसकी वजह से हमने एनिमल पालना शुरू कर दिया। पहले एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हमें अच्छे मिलने लगे, जहां घास फर्टिलिटी होने की वजह से ज्यादा पैदा हुआ तो हमने एनिमल पालना शुरू कर दिया। हो रहे हैं ना एडवांस, अर्बनाइजेशन हो रही है। बोलते एग्रीकल्चर एंड एनिमल रीडिंग मेड ह्यूमन लाइफ परमानेंट बिकॉज नाउ मैन बिकेम द फूड प्रोड्यूसर। अब वो एक ही जगह रहने लगे क्योंकि एक ही जगह बैठ के एक लैंड पे ही फूड प्रोड्यूस किया जा सकता था, जगह जगह जाके नहीं। नाउ देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड। अब कोई वजह ही नहीं रही। पहले जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो खाने की सर्च में जाता था, अब वो एक ही जगह बैठ करके फर्टिलिटी होने की वजह से एक ही जगह बैठ गया और वहां आराम से खाना उगाने लग पड़ा। बोलते व्हेन लाइफ बिकेम ये देखो 2 बार पर मंथ एग्रीकल्चर और कम्युनिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, वी स्टार्टेड टू लिव विद ईच अदर इन हट्स, इन दिस वॉज विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब बोलते जैसे जैसे उन्होंने एक जगह पे ही अपना एग्रीकल्चर डेवलप किया, जानवर पालने लग पड़े, लोगों में प्यार प्रेम होने लग पड़ा, इकट्ठे रहने लग पड़े, कम्युनिटी डेवलप हो गई और उससे क्या हो गया, विलेज तैयार हो गए। हायर लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन लेड टू द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, एज ए रिजल्ट साइज ऑफ विलेजेस बिगेन टू इंक्रीज। अब वो चीजों की प्रोडक्शन भी वहां पे करने लग पड़े, विलेज बड़े बड़े होने लग पड़े, नए नए काम वहां पे स्टार्ट हो गए, विच वर द इंडिकेटर ऑफ द अर्बनाइजेशन, और जिसकी वजह से वहां पे अर्बनाइजेशन आ गई। भाई ये क्वेश्चन इस आंसर के साथ मैच नहीं कर रहा। यहाँ ये कह रहे हैं कि हाँ एग्रीकल्चर की वजह से ही अर्बनाइजेशन आई है, और ऊपर क्वेश्चन लिखा है कि इसकी वजह से नहीं है, तो ये नॉट हटाना पड़ेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ एग्रीकल्चर डेवलप हुई तो अर्बनाइजेशन आई, तो ये आंसर सही है, और ये नॉट की वजह से ये आंसर गलत है। समझ आ गई? तो ये आंसर कि एग्रीकल्चर की वजह से अर्बनाइजेशन आई है ये, और मेसोपोटामिया के बारे में, और ये 3 वर्ड मीनिंग मुझे लाना चाहिए हिस्ट्री में आज। आ लो। अंजुल, जो मैंने समझाया था उसमें न्यूमेरिकल कर लिया आपने सारे उस बुक से? नहीं किए? तो फिर मैं थोड़ा पढ़ा कर दी वो उस बुक से। ठीक है, यहाँ तक करवाया था मैंने, उसको साइड में। बहुत ने कहा था कि मैटर जो है वो ड्यूल नेचर के होते हैं, या वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी ड्यूल नेचर की होती है। किसने कहा था? वो शांत वहां से उठो, यहाँ बैठो, इस पर बैठो, ताकि मुझे क्लियरली दिखता रहे कि तुम पढ़ रहे हो। और तुम्हारे सब्जेक्ट चेंज करना जल्दी कर लो, नहीं तो 11 बजे भेजूंगी तुम्हें। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव ड्यूल कैरेक्टर्स, वेव लाइक्स एज वेल एज मैटर लाइक। वेव लाइक इसलिए क्योंकि वो वेव की तरह मूव करती थी, और पार्टिकल लाइक इसलिए क्योंकि वो जिस चीज के ऊपर पड़ती थी उसमें छेद करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है,
अब हम इसके बाकी फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, और आई थिंक इसमें ना डिस्टिंग्विश बिटवीन भी है, इसमें नहीं दिया लेकिन इस बुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन है मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। In the 19th century, which is actively studied absorption and emission radiation by heated objects. बोलते साइंटिस्ट ने रेडिएशंस को स्टडी करना शुरू किया जो निकलते थे या एब्जॉर्ब होते थे, जो किसी चीज से निकलते थे या एब्जॉर्ब होते थे। और किससे? हीटेड गर्म ऑब्जेक्ट से ही रेडिएशंस निकलते थे। दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशंस, क्योंकि वो गर्म होते थे, गर्म चीजों से ही निकलते थे, तो उन रेडिएशंस को उन्होंने क्या कहा? थर्मल रेडिएशंस। तो थर्मल रेडिएशंस आर द रेडिएशंस व्हिच केम फ्रॉम द हीटेड बॉडी एंड दीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन, निकल भी सकते थे और किसी चीज में ये एब्जॉर्ब भी हो सकते थे। They tried to find out what the thermal radiation is made up of. उन्होंने पता करने की कोशिश की ये जो ही गजब चीज गर्म होती है और बाहर निकलती है, तो ये बेटा इसको बंद कर दो, क्लोज कर दो, ये कौन सी रेडिएशन, इसमें क्या है? ये जो रेडिएशन है ये किस चीज के बने हैं? वेव के हैं या पार्टिकल के हैं? स्टडी करना शुरू किया गया। तो बोलते फैक्ट दैट द थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स, इट इज बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बोलते जब इट इज नाउ is known as well known fact that the thermal radiation consists of electromagnetic waves of the very, ये जो हीट के रेडिएशन किसी बॉडी के अंदर से निकलते थे, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, वो भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ्स की, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ की। अब बताओ मुझे फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या है और वेवलेंथ का सिंबल क्या है केमिस्ट्री में? बनाओ यहाँ बना के दो वेवलेंथ का सिंबल, फ्रीक्वेंसी का भी। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये ना ये बताओ इस फार्मूले में ये क्या है? ये है, खूब, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ द थर्मल रेडिएशन वाज अकर्ड इन, इसकी स्टडी करना शुरू किया एमिशन स्पेक्ट्रम की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, ये किस तरह से एसिलरेट होती है, इनके ऊपर क्या चार्ज है, इसकी स्टडी होना शुरू हुआ और ये 1870 में हुआ। और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, विच वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड लेटर बाय हेनरिक बर्ट्स। Here we will learn some facts about the electromagnetic radiation. बोलते इन दोनों ने मिलकर स्टडी की और बाद में प्रूव भी कर दिया इसने कि ये सारी स्टडी सही है। जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज्ड बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। बोलते चार्ज बॉडी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करती है, वो क्लर्क मैक्सवेल था जिसने ये बातें सबसे पहले बताना शुरू किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो रेडिएशंस हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जाते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, ये मैक्सवेल ने सबसे पहले बताना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल ही सजेस्टेड दैट व्हेन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव्स अंडर द एक्सीलरेशन alternating electric and magnetic field are produced and transmitted. These fields are transmitted in the form of waves called the electromagnetic waves और electromagnetic radiation. ध्यान देना क्या बोला इन्होंने बोला जब इलेक्ट्रिकल चार्ज को आप मूव करना शुरू करो और उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मूव करना शुरू करो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनी डाउट नहीं होगा। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन फ्रॉम द अर्ली डेज। बोलते शुरू से ही लाइट को जो है ये वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इन अर्ली डेज न्यूटन लाइट वाज सपोज्ड टू बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। बोलते पहले ये माना जाता था कि लाइट जो है वो सिर्फ पार्टिकल की बनी हुई है। न्यूटन के डेज में इट वॉज ओनली इन द 19th century when wave of the light was established।
बोलते पहले ये माना जाता था कि वो पार्टिकल नेचर का ही है सिर्फ, बोलते धीरे धीरे ये पता लगा कि जो लाइट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर की नहीं है, वो वेव टाइप की भी है, वो वेव की तरह चलती भी है और पार्टिकल की तरह स्पोर्ट भी करती है लाइट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी लाइट की तरह ही बिहेव करते हैं। वो भी किसी चीज के ऊपर पड़ते हैं तो स्पॉट पैदा करते हैं, वो मूव करते हैं तो वेव की तरह मूव करते हैं। तो लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक एक तरह का है। और ये किसने प्रूव किया? मैक्सवेल ने। किसने प्रूव किया? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल was given the first result that the light waves were associated with oscillating electric and magnetic character। वो मैक्सवेल था सबसे पहला जिसने ये बताया कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती हैं और वो जब चलती हैं तो वो ऑसिलेट करती हैं विद ऑसिलेटिंग और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके साथ एसोसिएट होती है। मतलब जब वही मतलब है कि वो एक चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में होती है लाइट, और उनके ऊपर नीचे जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे ऑसिलेट करने में हेल्पफुल करती है, चलने में, ऊपर नीचे होने में हेल्पफुल करती है। इज इट ओके? इसके बाद ये इस तरह से ये ठीक है। ऑसिलेशन क्या होती है? अगर मैं जैसे ये वाइब्रेशन एक तरह से जैसे मैंने ये कहा पार्टिकल का ऊपर नीचे होना जो है। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर वी विल कंसीडर हियर ओनली फ्यू एग्जांपल। बोलते अगर आपने पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना है तो ये पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है। और ये है वो 3 पॉइंट्स, ठीक है। पहला, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस। बोलते ये जो चार्ज जा रहे थे, ठीक है, तो जब ये ऐसे ऐसे करके हिल रहे थे तो इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। क्या प्रोड्यूस हो रही थी? तो ऑसिलेटिंग चार्जेस प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट द पॉइंट? इसके बाद है और एंड दीज फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। क्लियर है? नहीं है? क्लियर है? इसके बाद बोल रहे हैं ये डेफिनेशन भी है वेव की, परपेंडिकुलर है, ठीक है, प्रोपगेशन। तो बोलते हैं ये जब ये जा रहा है ऑसिलेट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे, हाँ, प्रोपगेशन। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव प्रोड्यूस इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल। It is now well established that there are many types of electromagnet which differ from one another in wavelength, frequency, and these constitute what is called electromagnetic spectrum। बोलते सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स होती है क्योंकि वो डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और इसी वजह से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म होता है। कुछ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है विजिबल होती है, कुछ रेडियो टाइप होती है, कुछ माइक्रोवेव होती है, कुछ एक्सरेज होती है, कुछ गामा रेज होती हैं, कुछ इंफ्रारेड होती हैं, कुछ माइक्रोवेव होती हैं। सब ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि इनकी अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करे वेवलेंथ डिक्रीज करती है। इज इट ओके? ये जो है ये सारा दिया हुआ है, यहाँ से याद करना है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल है, और विजिबल को 400 से लेकर के 700 इंफ्रारेड। IR इज इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड। हाँ, पूरा क्लियर है इसमें, ये लाइन वाइज ही होगा इसके लिए। हाँ, इसके लिए ये जो है ना बेटा, ये रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स है। FM वो बोलते ना FM रेडियो, वो रेडियो वेव्स हैं। ये देखो ना, सब कुछ दिया हुआ है। इतनी से इतनी, ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला है, ये हाँ, ये वेवलेंथ है। ये क्या है? वेवलेंथ। और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये जो है इस तरफ को क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, ये इस तरफ को डिक्रीज हो रही है, इस तरफ, समझे, उल्टा। और ये सारी दी है गामा इतने से लेके इतने तक 10⁻24 से लेके 10⁻12, और इस केस में 10⁻62। एक्सरेज यहाँ से लेके यहाँ सब दिए, तो याद करनी है, करनी पड़ेंगी, ठीक है। और विजिबल रीजन उठा करके सेपरेट करके दिया है। 400 से 750 नैनोमीटर तक जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम ही रहेगा। इज इट ओके? तो ये थे 3 कैरेक्टरिस्टिक, और ये है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस तरह से वेवलेंथ और किसके बेस पर बनाया जाता है?
फ्रीक्वेंसीज के बेस पर बनाया जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ द यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग यूनिट, जैसे फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज होता है, वेवलेंथ के लिए नैनोमीटर होता है, तो ये हर्ट्ज पर सेकंड फॉर द फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट याद करनी है, ये आ जाएगा एक नंबर में, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हर्ट्ज हर्ट्ज। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास इन ए पॉइंट। आगे डेफिनेशन किस चीज की? फ्रीक्वेंसी की। एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है एक पॉइंट से, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट है, इसमें से एक वेव पास हो रही है एक सेकंड के अंदर, 2 हो रही है, 3 हो रही है, कितनी हो रही है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, उसकी मीटर होगी, नैनोमीटर होगी, ये। इज इट ओके? तो यूनिट wavelength is one new magnitude. So one wavelength की कितनी होगी? Oscillation system one new frequency per second. इसमें कैसे होगा? इसमें मीटर, इसमें आप जब वेवलेंथ की डेफिनेशन दोगे, वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ एंड एसआई जो एसआई होगी वो मीटर में ही होगी, नैनोमीटर में नहीं होगी। जिसमें यहाँ पे था ना कि it is defined as the number of waves to pass a given point in one second. तो इसमें कैसे डिफाइन है wavelength? डेफिनेशन के बेस पर, एक मिनट, डेफिनेशन क्या है? वेवलेंथ की डेफिनेशन, वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या है? न्यू क्या? Units of length. नहीं, अगर वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? हैं? अभी तो था C इंटू ये C बाय फ्रीक्वेंसी। नहीं, ये दिस इज ये velocity. This is velocity and this is frequency. We knew what हाँ, this is frequency, ऐसे करके आई, this is frequency, this is wavelength, this is, ये इसको इस बेस पे डिस्क्राइब करना है ना? कैसे करोगे? velocity is 1 meter and the frequency is 1 hertz per second. Yes. the wavelength is Wavelength can be described as the wavelength is directly proportional to the velocity and inversely to the frequency per unit. पर मतलब पर नहीं, hertz per second. wavelength is said to be 1 nanometer and 1 meter of 1 meter per second velocity is traveled through one आप चाहती हो कि इसको यूनिट की फॉर्म में ही रखना चाहती हो, आप ना यूनिट की फॉर्म में ही डेफिनेशन देना चाहती हो, वैसे नहीं चाहिए आपको, सिंपल डेफिनेशन नहीं चाहिए। जैसे उसकी थी ना हाँ, तो इसको फिर इसका स्टैंडर्ड, जब इसकी स्टैंडर्ड हर्ट्ज पर सेकंड बता दी ना, ठीक है, और वेलोसिटी की मीटर होती है, मीटर पर सेकंड होती है, बस कर दो, इसका पर सेकंड और इसका पर सेकंड कट जाएगा और इसकी आएगी मीटर पर हर्ट्ज, है ना? एक कंडीशन वही आएगी ना कि wavelength is said to be 1 wavelength unit का नैनो मीटर, meter ही ना स्टैंडर्ड मीटर होगी। wavelength is said to be 1 meter when velocity is 1 meter upon frequency of 1 hertz. हाँ, यही होगी। लेकिन वैसे मैं आपको बताने जा रही थी, यहाँ पे ना सारी डेफिनेशन ये एक साथ दी हुई है, ऐसे करके, ये यहीं से याद करना, याद है, ठीक है? और वैसे ये लोग जब वेवलेंथ को डिस्क्राइब करते हैं तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में करते हैं। ये पता ना आपको क्रेस्ट और ट्रफ क्या होता है? पता है ना? हाँ, इस फॉर्म में करते हैं। ये 1 मीटर की होगी, ये यहाँ से लेके 1, ये जो होगी ना, ये इसकी फॉर्म में, समझे? ये हो गया। इसके बाद है हमारे वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? व्हाट इज वेव नंबर? वेवलेंथ
इज इक्वल टू, नहीं, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। बताओ ये बात समझ आ रही है? वेव नंबर इज इक्वल टू, हो गया? हाँ नहीं, 1 बाय लैम्डा। अब बताओ इसकी डेफिनेशन बनाओगी? वेव नंबर कौन सा? वेव नंबर किसको डिस्क्राइब करता है? वेवलेंथ को। हाँ, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन पर यूनिट, ये वेवलेंथ इज वेव नंबर इज सेड टू बी 1 यूनिट क्या होती है वेवलेंथ? अरे सीधे, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो कितनी वेवलेंथ है, ठीक है, डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ द वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, 1 बाय वेव नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और 1 बाय लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ये लेंथ ही है ना, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गया। ये आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, ये वाले। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम ने हमारे को, ये तो बोहर ने बता दिया कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह। ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो बताते हैं कि ये पार्टिकल की तरह भी है? हा? नहीं, सिर्फ पार्टिकल। यार ये बैटरी हो गई खत्म, इसमें एक भी बची है, इसको मैं डाल दूं।